सो वेलकम गाइस। तो आज हम एक प्रोजेक्ट देखेंगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, जो कि AWS के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। मान लो मैंने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है। मैंने, या फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में किसी एक एम्प्लॉय ने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है। अब उसने EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है। बट ये स्टैंड अलोन है, मतलब इस पे क्या कर रहा है वो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस पे ये टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है। या फिर किसी डेवऑप्स इंजीनियर ने उसको EC2 इंस्टेंस बना के दिया और किसी डेवलपर को इस पे कुछ एप्लीकेशन रन करके चेक करना था कि मेरा एप्लीकेशन चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है। अभी उसने पूरा सेटअप नहीं किया। उसने अभी लोड बैलेंसर के पीछे इसको असाइन नहीं किया इन अ टारगेट ग्रुप। ठीक है। अभी उसने एक स्टैंड अलोन EC2 इंस्टेंस बनाया और उस पे क्या करा, वो डेवलपर को दे दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब उस डेवलपर को इसको यूज करना था। ठीक है। उस डेवलपर ने क्या करा, अपना एप्लीकेशन, जो भी वो एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है। ठीक है। मान लो डेवलपर ने एक एप्लीकेशन यहाँ पे आके डेवलप किया। ये हो गया मेरा ऐप डेवलपर का। ठीक है। उसने यहाँ पूरा कोड सब कुछ लिख दिया। ठीक है। कोडिंग कर दी, सब कुछ लिख के रखा है। अब उसको क्या करना है, उसको डिप्लॉय करना है। ठीक है। उसको इस एप्लीकेशन को EC2 पे डिप्लॉय करना है। ठीक है। चलो, ठीक है। डेवऑप्स इंजीनियर ने क्या किया, इस EC2 पे इसका जो एप्लीकेशन जिस रेपोजिटरी में पड़ा था, गिटहब में, उसको क्लोन करके दे दिया और उसको कुछ ऑटोमेशन करके दे दिया कि तुम अपना कोड ऐसे डिप्लॉय कर देना बाय रनिंग सब जेनकिंस जॉब। ठीक है। वो एक जेनकिंस जॉब रन करेगा और वो जेनकिंस जॉब क्या करेगा, उसका जो भी कोड होगा, सोर्स कोड, उसको डिप्लॉय कर देगा EC2 पे। ठीक है। एक सिंपल उसने ऐसे बना के दे दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब उस डेवलपर को रिक्वायरमेंट था कि मैं इस पर जब अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करूं और उसको रन करूं तो मुझे उसको ब्राउजर पे एक्सेस करना है। सिंपल। ठीक है। उसको ब्राउजर पे एक्सेस करना है उसको। ठीक है। अब उस डेवलपर ने कोड डाला, उसने रन किया, जो भी उसका एप्लीकेशन था, किसी भी लैंग्वेज में था, लाइक पाइथन में हो या Node.js में, किसी में भी हो। ठीक है। उसने उसको रन कर दिया। अब उस एप्लीकेशन को अगर उसको ब्राउजर पे एक्सेस करना है, तो पहली चीज तो ये है कि अगर इस मशीन के ऊपर कोई IP एड्रेस नहीं होगा, IP एड्रेस कौन सा, पब्लिक IP एड्रेस, क्योंकि अगर पब्लिक IP एड्रेस नहीं होगा तो इस मशीन को अंदर जो भी एप्लीकेशन चल रहा है 80 या 80 पोर्ट पे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट HTTP 80 पोर्ट पे चलता है। ठीक है। तो मैं उस एप्लीकेशन को ब्राउजर पे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा बाय यूजिंग दिस मशीन IP। ठीक है। अगर आप इस मशीन को प्राइवेट IP दे रहे हो और इसकी प्राइवेट IP को, लेट सपोज इसकी एक प्राइवेट IP है। ठीक है। लाइक 192.68.1.4। ठीक है। और इस प्राइवेट IP से क्या कर रहे हो आप, इस एप्लीकेशन जो 80 पोर्ट पे चल रहा है उसको एक्सेस कर रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे एक्सेस। ठीक है। आप इस लोकल मशीन से एक्सेस कर पाओगे बट आप ब्राउजर पे एक्सेस नहीं कर पाओगे किसी और मशीन से। ठीक है। तो ये नेटवर्किंग का कंसेप्ट है। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मुझे इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो मुझे इस EC2 मशीन को एक्सपोज करना पड़ेगा, मतलब इसको मुझे एक पब्लिक IP देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब पब्लिक IP जैसे मैं दूंगा, फॉर सपोज इसको जो पब्लिक, ये प्राइवेट IP है। ठीक है। प्राइवेट IP। अब इसको मैंने एक पब्लिक IP दिया, कुछ भी मान लो, लाइक 32.56 ठीक है। ये मैंने इसको पब्लिक IP दे दिया। अब इस पब्लिक IP से अगर वो अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा तो उसको एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक IP। और पब्लिक IP से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो पब्लिक IP है, इससे मैं एक्सेस कर रहा हूं, बट इस EC2 के ऊपर जो सिक्योरिटी ग्रुप होगा ना, उस पे ये पोर्ट से अलाउ होना चाहिए रूल, कि मतलब इस पोर्ट से, 80 पोर्ट से कोई भी मेरी मशीन में एंटर कर रहा है तो उसको अलाउ कर दो। करेक्ट। ठीक है। उसको अलाउ कर देंगे। अब क्या होगा, मान लो उस डेवलपर ने पूरे दिन काम किया और उसका काम हो गया, उसने टेस्टिंग किया और उसने चेक किया ब्राउजर पे रन करके बाय यूजिंग दिस IP, और वो उसका डे ऑफ हो गया। ठीक है। अब वो नेक्स्ट डे आता है, अब डे ऑफ हो गया तो अब इस मशीन को, जो डेवऑप्स इंजीनियर होगा वो तो इस मशीन पे कुछ ऑटोमेशन लगा के रखेगा कि मतलब जब वर्किंग आवर्स खत्म हो जाए तो ये मशीन ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए या टर्मिनेट हो जाए, जो भी हो। ठीक है। उनको जैसे करना है, जैसे कंपनी प्रेफर करती है वैसा। क्योंकि हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लाउड में, अगर आप क्लाउड पे काम कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। आपका जो क्लाउड का कॉस्ट है वो एकदम मिनिमम, आप जितना रखोगे उतना बेस्ट होता है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।
इफ वी आर वर्किंग ऑन क्लाउड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इस EC2 मशीन को उसने वर्किंग आवर में ऑफ कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया। अब नेक्स्ट डे फिर डेवलपर आया, लाइक उसका डे 2 था, वो आया, फिर वो बोलता है कि उसने क्या करा, उसने कोड को डिप्लॉय किया, फॉर एग्जांपल मान लो वो डिप्लॉय किया, अब उसने उस पे उसको रन किया बाय यूजिंग दिस पब्लिक आईपी। तो अब उस इस पब्लिक आईपी से अगर वो एक्सेस करेगा ना, तो उसको उसका एप्लीकेशन एक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका एक रीजन ये है कि जब भी आप मशीन को स्टॉप करते हो ऑन AWS, EC2 मशीन को आपने स्टॉप किया और फिर से स्टार्ट किया, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो पब्लिक आईपी होता है ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका पब्लिक आईपी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेट सपोज अभी जो इसका आईपी है वो ये है, और नेक्स्ट डे जब वो आया तो उसका आईपी कुछ हो गया, लाइक समथिंग, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब वो इसको एक्सेस कर रहा है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, फिर वो जाएगा अपने इस डेवऑप्स के पास कि आई एम नॉट एबल टू एक्सेस दिस मशीन। तो डेवऑप्स इंजीनियर उसको बोलेगा, अच्छा ठीक है, आपका जो आईपी एड्रेस है ना, वो चेंज हो गया, क्योंकि हमने क्या करता है, रात में मशीन को स्टॉप कर दिया था और मॉर्निंग में फिर स्टार्ट कर दिया। तो उसको उसने फिर से आईपी दे दिया, चलो उसने फिर से टेस्ट किया। अब इससे भी काम हो गया, अब चलो उसने उस दिन ही पूरा टेस्टिंग किया, और उसने फिर नेक्स्ट डे उसका, मतलब टेस्टिंग तो लंबा प्रोसेस होता है, तो उसने टेस्ट किया, डेवलप किया, टेस्ट किया, डेवलप किया, फिर उसने उसका डे ऑफ हो गया, फिर नेक्स्ट डे वापस आया। अब नेक्स्ट डे वापस आया तो मतलब ये मशीन तो फिर स्टॉप हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट डे आएगा तो फिर मशीन स्टार्ट होगी, फिर उसका आईपी चेंज होगा। ठीक है, तो आईपी उसका बार बार चेंज हो रहा था। तो डेवऑप्स इंजीनियर सोचा कि यार इसी तो बार बार इसको इसका आईपी चेंज हो रहा है, और बार बार ये मतलब डेवऑप्स को मेल कर रहा है कि मुझे इसका मशीन चाहिए। तो उससे थोड़ा क्योस हो गया, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने डेवऑप्स ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, इस मशीन का जो पब्लिक आईपी ना, उसको अपन स्टैटिक कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब नेक्स्ट डे वो आया, तो लेट सपोज इसका जो आईपी था अब वो हो गया, ठीक है, लाइक एनीथिंग वी कैन टेक, लाइक 56 पॉइंट, ठीक है। अब उसका आईपी ये हो गया। अब डेवऑप्स ने सोचा चलो इसका आईपी कर देते हैं, अपन स्टैटिक कर देते हैं। तो उसने क्या करा, इस मशीन का जो आईपी था उसको स्टैटिक कर दिया। तो AWS पे हम स्टैटिक आईपी कैसे असाइन करते हैं, बाय यूजिंग इलास्टिक आईपी, ठीक है, EIP। तो अभी हम ये पढ़ेंगे, अभी हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो पूरा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं EIP, इलास्टिक आईपी, ठीक है। तो AWS EC2 इंस्टेंस में एक सब सर्विस होती है इलास्टिक आईपी। क्या करता है, एक पब्लिक आईपी देता है जो कि स्टैटिक होती है, ठीक है, जो कि चेंज नहीं होती, जो आप खुद परचेस करते हो। ऐसा समझ लो कि आपने क्या करा, एक आईपी परचेस कर लिया और उस आईपी को आपने इस मशीन में अटैच कर दिया, सिंपल ऐसा समझ के चलो, ठीक है। और ये आईपी कभी चेंज ही नहीं होगी जब तक आप इस आईपी को रिलीज नहीं करोगे। ठीक है, आप जब इस आईपी को रिलीज कर दोगे तो आपके पास ये आईपी नहीं रहेगी, जब तक आपने खरीद रखा है, जब तक आप यूज कर रहे हो, तो तब तक ये आईपी आपके पास है। ठीक है, तो उसने क्या करा, इलास्टिक आईपी इस पर अटैच कर दिया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट डे डेवलपर आया, और उसके पास उसको डेवऑप्स ने ये वाला आईपी शेयर कर दिया था ऑलरेडी उस दिन ही, थर्ड डे। और इसको इलास्टिक आईपी उसने अटैच क्रिएट करके अटैच कर दिया था, मान लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट डे फिर आया डेवलपर, फिर से उसने अपना कोड यहाँ पे चेंज किया, कुछ नया डाला, कुछ रिमूव किया, फिर उसने टेस्ट किया बाय यूजिंग दिस आईपी। तो अब इसका प्रॉपर चलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मशीन की जो स्टैटिक आईपी होती है, इलास्टिक आईपी, वो चेंज नहीं होती। और जिस दिन इलास्टिक आईपी क्रिएट करके दिया डेवऑप्स ने उसको, और उसी दिन उसने डेवऑप्स ने क्या करा, इस मशीन को स्टॉप किया। फिर नेक्स्ट डे जब डेवऑप्स ने इस मशीन को स्टार्ट किया, तो इसका आईपी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। पहली चीज तो ये, ठीक है। ये यूज केस होता है किसका, इलास्टिक आईपी का, कि आपका आईपी स्टैटिक होता है। ठीक है, अगर ठीक है, अब क्या होगा, उसने टेस्ट किया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब उसका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था, मान लो उसका चला 1 वीक या 2 वीक तक, मान के चलते हैं एक बार, ठीक है, 2 वीक तक चल, उसने ये किया और सेम प्रोसेस चल रहा था। अब उसका डेवलपमेंट मान लो कंप्लीट हो गया, और उसने क्या करा, उसने बोला ठीक है मेरा रेडी हो गया, अब वो चला गया उसको लाइक दूसरे एनवायरनमेंट पर डिप्लॉय करने, फॉर एग्जांपल स्टेज मान लो, या फिर कोई भी मतलब प्री प्रॉड मान लो, कोई भी एनवायरनमेंट मान लो, ठीक है। तो उस पर वो चला गया उसको अपनी टीम के साथ, कि अब उसको अपन स्टेज पर डिप्लॉय करते हैं, दूसरी टीम के पास चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो मशीन था, ठीक है, ये जो मशीन था, इसका काम खत्म हो गया, और वो मान लेते हैं कि वो इस मशीन का जो भी काम था वो उसने ना डेवऑप्स टीम को बताना भूल गया कि ये मेरा काम हो चुका है, अब आप इसको टर्मिनेट कर दो, मान लेते हैं एक बार भूल गया। तो मान लो कि 2 दिन तक, 2 दिन, 2 या
3 दिन तक ये ऐसे चलता रहा, मान लेते हैं, ठीक है, ये मॉर्निंग में चला, नाइट में स्टॉप हो गया, लेट अस सपोज, तो यहाँ पे इसका कॉस्ट हो गया। और नहीं भी चला, मान लो उसने उसी दिन इन्फॉर्म कर दिया मेरा काम हो गया, तो डेवऑप्स ने क्या करा, इस मशीन को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया। पर जब इस मशीन को टर्मिनेट करेंगे ना, तो मशीन तो टर्मिनेट होगी, पर जो ये इलास्टिक आईपी है ना, ये वाला इलास्टिक आईपी, ये रिलीज नहीं होगा। ये कहाँ रहेगा, ये इलास्टिक आईपी में ही रहेगा, ठीक है। और ये रिलीज नहीं होगा, और इस इलास्टिक आईपी अगर आपका रह गया ना गाइस, तो इसका जो कॉस्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हो। ऐसा मैं फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट बता रहा हूँ कि ये ऐसा होता है, ठीक है। अभी इलास्टिक आईपी क्या हुआ, ये तो रिलीज हो गया, मतलब ये मशीन टर्मिनेट हो गया, मशीन ने इलास्टिक आईपी छोड़ दिया, बट ये इलास्टिक आईपी ऑलरेडी आपने अभी तक इसको पकड़ के रखा है। और ये इलास्टिक आईपी क्या है, ये अनयूज्ड इलास्टिक आईपी है, ठीक है। और ये इलास्टिक आईपी अनयूज्ड है, और इसका आप कॉस्ट देखना, इसका कॉस्ट अच्छा खासा आता है, अगर आप गूगल करके चेक करोगे इलास्टिक आईपी का कॉस्ट, तो आपको मिलेगा। तो ऐसा ही सेम केस क्या होता मेरे साथ कि मैंने, जब ये डेवलपर ने ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट बोला था कि ये मशीन क्रिएट करके दो, मैंने दे दिया, वो सेम मैंने उसको इलास्टिक आईपी अटैच करके दे दिया। अब उसने मुझे इन्फॉर्म करना भूल गया कि मेरा काम हो चुका है, और मैं भी डेव एनवायरनमेंट में कभी गया नहीं, मैं और भी टास्क थे, तो और टास्क हम देखने लग गए, ठीक है। अब ये मशीन चल रहा है और ये स्टॉप हो रहा है नाइट में, तो 3 दिन चला ये, ठीक है। फिर लास्ट में उसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने टर्मिनेट कर दिया। अब ये इलास्टिक आईपी मैं रिलीज करना भूल गया, क्योंकि जल्दबाजी का काम था, मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, मतलब हो गया। क्योंकि मैं कभी कभी क्या होता है, मैं इलास्टिक आईपी में जाते ही नहीं सेक्शन में चेक करने, हम रिसोर्स क्रिएट करते रहते हैं, और इलास्टिक आईपी में देखना ही भूल जाते हैं कि उसमें कितनी आईपी क्रिएट हो चुकी है। अब वो मैं देखना भूल गया। अब मैं देखा कि जो मेरा मंथली कॉस्ट है, वो अचानक से बढ़ गया डेव एनवायरनमेंट, मतलब वो कुछ मान ले, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि $100 आ रहा था, ठीक है। अब वो मैं देखा तो कुछ $150 हो गया, तो मैंने देखा ये $50 कैसे बढ़ गया, और ये इससे ज़्यादा ही होगा वैसे, तो मैं बता रहा हूँ मैं एग्जांपल देके, ठीक है। फिर मैंने देखा ये कैसे बढ़ गया, फिर मैं जाके देखा बिलिंग सेक्शन में, तो वहां पे लिखा हुआ था कि EC2 के कारण आपका बढ़ा है, और इलास्टिक आईपी के कारण आपका बढ़ा है। फिर मैं देखा जाके कि हाँ, ये इलास्टिक आईपी अनयूज्ड पड़ी है, और इसको मैं रिलीज करना भूल गया। तो देख रहे हो, एक इलास्टिक आईपी ने आपका $50 का कॉस्ट बढ़ा दिया। ये मैं सिर्फ अज्यूम करके बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, बट इसका कॉस्ट ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब मान लो एक इलास्टिक आईपी ने आपका इतना कॉस्ट बढ़ा दिया, $50, ठीक है। लेट अस सपोज अगर ऐसे ही मल्टीपल इलास्टिक आईपी, अगर मल्टीपल इंजीनियर्स हैं और मल्टीपल इलास्टिक आईपी क्रिएट करके भूल जाते हैं, लाइक वो अटैच करते हैं EC2 पे और भूल जाते हैं डिलीट करना, तो फिर इसका कॉस्ट तो बहुत डबल हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये फेस हो चुका है मेरे से, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस इलास्टिक आईपी को, क्योंकि कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि ना हमको एक EC2 इंस्टेंस चाहिए स्टैंड अलोन, ठीक है, और उसका हमको सिर्फ एक पब्लिक स्टैटिक आईपी चाहिए, ताकि हम वो शेयर कर सके क्लाइंट के साथ, ऐसा कभी कभी होता है। दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज ये होता है, ठीक है, कि अब मान लो क्लाइंट को साथ शेयर करेंगे, तो क्लाइंट के साथ वो या तो आईपी शेयर कर दो, या फिर उसका एक डीएनएस सेट कर दो। डीएनएस लाइक फॉर एग्जांपल आपका एक डोमेन है ना, लेट मी राइट हियर, ओके 1 मिनट, ओके, लाइक आपका एक डोमेन है, और वो डोमेन आपने कुछ लिख रखा है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ www. लाइक technohelp.com, ठीक है, ये कोई वेबसाइट नहीं है guys, बस मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। और इस पे मैंने क्या करा, जो मेरा आईपी था, ठीक है, पब्लिक आईपी, वो मैंने इस पे मैप कर दिया, मैंने अपने रिकॉर्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया मैंने अपने होस्टेड जोन में, ठीक है। तो लाइक दिस, अब क्या होगा, मैंने ये शेयर कर दिया दिस URL विद द वेबसाइट नेम विद द क्लाइंट, ठीक है, तो क्लाइंट उसको यूज कर लेगा 54.70, ठीक है, क्लाइंट उसको यूज कर लेगा। बट अगर मैं इसमें ना स्टैटिक आईपी नहीं लगाता ना, तो एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, अगर मैं इलास्टिक आईपी यूज नहीं करता तो, ठीक है। पहला प्रॉब्लम तो ये था कि डेवलपर को मुझे क्या देना पड़ रहा था, इलास्टिक सॉरी पब्लिक आईपी बार बार देना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी मशीन स्टॉप हो रही थी और स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। बट मान लो अगर रिक्वायरमेंट ऐसा होता कि क्लाइंट को साथ भी आपको शेयर करना है, तो अब आप सोचो, क्लाइंट को आप बार बार मेल करोगे कि पब्लिक आईपी चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, तो क्लाइंट को लगेगा यार कैसा, मतलब कंपनी है कुछ ऑर्गेनाइज ही नहीं है, मतलब आईपी बार बार दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो एक ये अच्छा अप्रोच नहीं होता है ऐसा, मतलब कम्युनिकेशन बार बार करना। तो क्लाइंट, हमने डिसाइड किया कि हम क्लाइंट को ना आईपी नहीं देंगे, हम क्लाइंट को ही दे देंगे, इसका एक डीएनएस क्रिएट कर देंगे, ठीक है, डोमेन नेम, और वो शेयर कर देंगे। तो हमने ये शेयर कर दिया, बट फिर भी अपना क्या हो रहा है, आईपी डेली चेंज हो रहा था। तो हमारा टास्क बढ़ गया कि अब हमको रिकॉर्ड में जाके ना बार बार आईपी को अपडेट करना पड़ेगा।
तो ये भी एक प्रॉब्लम था अगर मैं इलास्टिक आईपी यूज नहीं कर रहा था। बट जैसे मैंने इलास्टिक आईपी यूज किया तो मेरा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, क्योंकि मेरा इलास्टिक आईपी क्या बार बार चेंज नहीं होगा। तो मेरे दो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गए। फर्स्ट, एक तो मैं पब्लिक आईपी यूज कर रहा था और वो चेंज हो रहा था। दूसरा, अगर मैं डीएनएस यूज कर रहा था तो उसमें भी मुझे एंट्री बार बार चेंज करनी पड़ रही थी, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बाय यूजिंग इलास्टिक आईपी। तो अब कोई भी इस यूआरएल को हिट करेगा, ठीक है, डब्ल्यू डोमेन नेम को कोई भी हिट करेगा तो क्या होगा, उसका आराम से चलेगा, मेरा उसका जो भी एप्लीकेशन चल रहा होगा इस मशीन के ऊपर चलेगा, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, ये इसको रिजॉल्व करेगा, और ये कहाँ जाएगा, ये इस मशीन के पास जाएगा। सिंपल। ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्लाइंट के पास चला गया। अब क्लाइंट भी इसको यूज कर रहा था, आराम से सब लोग यूज करते, बट अब इसका टेस्टिंग मान लेते हैं कि खत्म हो गया, पूरा क्लाइंट ने भी यूज कर लिया, सब खत्म हो गया। अब इस मशीन को मैंने टर्मिनेट कर दिया और इसका इलास्टिक आईपी मेरे से रह गया, जैसे मैंने बताया था वो हो गया अनयूज्ड। ठीक है। तो ये तो एक रिक्वायरमेंट है, बट कभी मैंने जैसे बोला कि और भी रिक्वायरमेंट आते हैं क्लाइंट की तरफ से कि मुझे, कि उनको एक और डेमो देना है। तो हमने क्या करा, फटाफट से लाइक एक और मशीन क्रिएट किया, उसका डोमेन अलग रखा, उस पर एक इलास्टिक आईपी अटैच किया और वो क्लाइंट को दे दिया। तो ऐसे मान लेते हैं कि तीन चार, मान लेते हैं मैक्सिमम की तीन चार ऐसे हमको रिक्वायरमेंट आ जाता है मंथली की, क्लाइंट को डेमो देना है और हमको ऐसा सेटअप चाहिए। और हम उसके लिए लोड बैलेंसर नहीं क्रिएट करना चाहते फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि लोड बैलेंसर हम प्रोडक्शन पे नहीं जा रहे, लोड बैलेंसर का अलग कॉस्ट होता है, वो हम एक बार प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं सोच रहे। ठीक है, हम नॉर्मली डेवलपमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा, तो अब मान लो सब मशीन पे इलास्टिक आईपी अटैच कर दिया, तो मेरे पास मान लेते कि फॉर एग्जांपल लाइक 10 इलास्टिक आईपी पड़े हुए हैं मेरे डेव अकाउंट में। ठीक है। अब इन टैब 10 इलास्टिक आईपी सब डेवलपमेंट मशीन पे अटैच मान के चलते हैं। ठीक है। अब मान लो 10 में से लाइक 5 मशीन टर्मिनेट हो चुके हैं, बट 5 इलास्टिक आईपी रह जाएंगे। अगर अगर इंजीनियर ने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारा एक इलास्टिक आईपी पड़ा हुआ है और वो हमने उसको रिलीज नहीं किया और वो कॉस्ट कर गया। ठीक है, $50 बहुत होता है। ठीक है, ऐसे और भी कॉस्ट, मतलब 50 × 5 कितना हो गया, अगर आप 5 × 50 करोगे, 5 5 से 25, $250 आपका कॉस्ट हो गया मंथली का। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। ठीक है, अगर आप $1 भी बचा रहे हो ना तो आप बहुत अच्छा सेविंग कर रहे हो। तो हम लोग ऐसे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऐसे करना पड़ता है कि हमको एक एक डॉलर का हिसाब देना पड़ता है कि भाई ये डॉलर कहाँ पे, ये अमाउंट कहाँ पे आपने कंज्यूम किया है, इसका भी हमको हिसाब देना पड़ता है, ये रिसोर्स हम यूज कर रहे थे। ठीक है, तो $1 भी बहुत होता है। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इस प्रॉब्लम को, ये मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैं इसको डिलीट करना भूल गया था, तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन सोचा, यार ये तो मुझसे मिस्टेक हो गया, कल को मान लो कोई और आता है और उससे भी अगर ऐसा मिस्टेक हो गया तो क्या होगा, राइट। उसने भी अगर ऐसा मिस्टेक कर दिया और उसका भी कॉस्ट हो गया तो हिसाब तो मुझे देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल कि ये इसके कारण हुआ है। तो इसका एक ऑटोमेशन वे सोचा हमने कि इसको है ना ऑटोमेट करते हैं। इसको ऑटोमेट कैसे करते हैं कि जब भी, है ना, मैं क्या करूंगा, एक ऐसा कोड मैं चाहता हूँ ऑटोमेशन में। ठीक है, लाइक ओके, इसको एक बार मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक ऐसा कोड चाहता हूँ ऑटोमेशन में कि जब भी, है ना, मेरा जो ये इलास्टिक आईपी हो ना ये अनयूज्ड हो, मतलब ये फ्री पड़ा हो। ठीक है, ये फ्री पड़ा हो तो उस इलास्टिक आईपी को ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रिलीज कर दे। करेक्ट, ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रिलीज कर दे उस इलास्टिक आईपी को। ठीक है, ऐसा मैं कोड चाहता हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने सोचा कि सबसे पहले ना ये इलास्टिक आईपी रिलीज करने के लिए एक कोड लिखते हैं। ठीक है, एक कोड लिखते हैं। ठीक है, अब कोड लिखते हैं तो फिर मैं सोचा किस में लिखते हैं, तो मैंने देखा पाइथन में लिखते हैं कोड, PYTHON, पाइथन। ठीक है, अब मेरे पास तीन ऑप्शन थे, क्या पहले मेरे दो ऑप्शन थे, या तो मैं क्या कर सकता था, या तो मैं AWS CLI यूज कर सकता था। करेक्ट, AWS CLI। करेक्ट, AWS CLI में कुछ कमांड होती है, रिलीज इलास्टिक आईपी, तो आप वो कमांड यूज कर सकते थे टू रिलीज इलास्टिक आईपी। मतलब पहला ऑप्शन हो गया, या तो मैं स्क्रिप्टिंग कर सकता था, शेल स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्ट लिखता, उसके अंदर मैं CLI कमांड लिखता और का मेरा काम हो जाता। ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग। दूसरा मैं क्या यूज कर रहा था, दूसरा मैं सोचता कि यार पाइथन में भी मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं शेल स्क्रिप्टिंग यूज करता ना गाइस, तो मुझे AWS CLI की कमांड यूज करनी पड़ती। ठीक है, तो रिलीज इलास्टिक आईपी। और अगर मैं पाइथन यूज करता, ठीक है, अगर मैं पाइथन यूज करता तो उसमें क्या होता है, AWS का खुद का एक SDK है। व्हाट इज SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है, अगर आपको पता होगा AWS के बारे में, तो हम AWS को तीन वे से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक ना, थ्री वेज वी कैन
एक्सेस AWS। फर्स्ट वे क्या होता है, एक होता है कंसोल, मैनेजमेंट कंसोल, लाइक GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, मैनेजमेंट कंसोल। दूसरा वे होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। तीसरा वे होता है AWS SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है। तो AWS क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। मतलब क्या होता है इसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का, कि आप AWS के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। कौन यूज कर सकते हो आप, मतलब ये जो जनरली SDK होता है ना, ये किसके काम आता है, डेवलपर के काम आता है, ठीक है, डेवलपर के, कि डेवलपर को क्या करना है, उसको कोई सॉफ्टवेयर लिखना है और उसके सॉफ्टवेयर में ना वो AWS के रिसोर्सेज को यूज करना चाहता है। समझ रहे हो, AWS के रिसोर्सेज को वो यूज करना चाहता है, ठीक है। तो जब वो इस SDK को लिखेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो वो यूज करेगा AWS के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, तो AWS की तरफ से एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है फॉर पाइथन डेवलपर, विच इज बोटो 3, ठीक है। तो ये बोटो 3 क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है फॉर पाइथन, ठीक है। इसको AWS बनाता है, और इसको हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, क्योंकि ये पाइथन में बना हुआ है फॉर पाइथन डेवलपर, तो उसको हम क्या करेंगे, पाइथन में यूज करेंगे, और AWS के रिसोर्सेज को अपन मैनेज कर सकते हैं। समझ रहे हो। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था, पाइथन। पाइथन में मैं क्या यूज करता, बोटो 3, विच इज SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है। अब मेरे पास ये था और मेरे पास ये था, बट मैं सोचा कि मुझे इसको ऑटोमेट करना है, ठीक है। तो ऑटोमेट आप बहुत वे से कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने ऑटोमेशन किया है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला अप्रोच तो आप ऐसा कर सकते हो, लाइक कि आप क्या कर सकते हो, एक शेल स्क्रिप्टिंग लिख सकते हो, सिंपल सी, ठीक है। उस शेल स्क्रिप्टिंग पे आप क्या कर सकते हो, उसको आप क्रॉन में डाल सकते हो, कि ये शेल स्क्रिप्टिंग को मैंने क्रॉन में डाल दिया, ठीक है। क्रॉन में मैंने उसको डाल दिया, मतलब क्या होगा, वो जो मेरा स्क्रिप्ट होगा वो ऑटोमेटिकली चलेगा, जो भी मैं क्रॉन सेट करूंगा, लाइक 1 डे 2 डे 3 डे, ठीक है। और वो क्या होगा, वो क्रॉन को जब भी चेक करे, वो जब भी स्क्रिप्टिंग चेक करेगा, तो उस कोड में मैंने क्या लिखा है, उस कोड में मैंने ऐसा लिखा है कि अगर कोई भी इलास्टिक IP अनयूज्ड हो तो उसको रिलीज कर दो, सिंपल, अनयूज्ड। और इस क्रॉन को है ना, मैं क्या करूंगा, डेली सेट करूंगा, लाइक 12 आवर्स या 24 आवर्स, ठीक है। क्योंकि गलती से भी मान लो फॉर एग्जांपल ये इलास्टिक IP लाइक मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं एक बार, और वो इवनिंग इवनिंग तक यूज हुआ, और नेक्स्ट डे उसका यूज केस नहीं था, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और मुझे बोल दिया कि इस मशीन को टर्मिनेट कर दो, मैंने इवनिंग में टर्मिनेट कर दिया, बट मैंने क्रॉन सेट किया था कि 12 घंटे बाद चलेगा अपने आप। तो क्या हुआ, अगर मैं उस इलास्टिक IP को डिलीट करना भी भूल गया ना, तो लाइक 9 घंटे बाद तो अपना ऑफिस आवर्स खत्म हो गया, तो 12 घंटे बाद क्या होगा, वो इलास्टिक IP ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, रिलीज कर देगा मेरा जो भी मैंने क्रॉन सेट किया बाय यूजिंग शेल स्क्रिप्टिंग। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप एक जेनकिंस जॉब क्रिएट कर दो, ठीक है। जेनकिंस जॉब क्रिएट कर दो, और उस जेनकिंस जॉब को आप, उस पर भी आप क्या कर दो, ऑन शेड्यूल उसको रन कर दो, उस पर भी क्रॉन सेट कर दो, ठीक है, कि ये 12 घंटे में चलना चाहिए, ठीक है। बट जब भी आप ये करोगे, ये क्रॉन सेटअप करोगे, ठीक है। अब ये क्रॉन सेटअप आप किसी मशीन में करोगे, अब कौन सी मशीन में करोगे, उस मशीन में करोगे जिस मशीन को सबको एक्सेस हो, सारे रिसोर्सेज का एक्सेस हो, ठीक है। क्योंकि मान लो अभी तो मैं एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, कि मान लो एक ही अकाउंट है मेरे पास, ठीक है, डेवलपर। मान लो अगर स्टेज में भी ये प्रॉब्लम हुआ, और किसी अकाउंट में भी, ये QA अकाउंट में भी ये प्रॉब्लम हुआ, तो एक अकाउंट में अगर 10 इलास्टिक IP हो रहा है, तो इनमें भी तो हुआ कुछ ना कुछ, मान लेते हैं, एक बार मान के चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा मिलाऊं मैं, तो कितने सारे इलास्टिक IP अनयूज्ड पड़े रहेंगे, और उसका कॉस्ट आता ही रहेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो इसका वे क्या है, या तो आप एक अकाउंट में सेटअप कर दो, एक अकाउंट में आपके पास ऐसी मशीन होनी चाहिए जो ये काम करे सारे रीजन में, दूसरे अकाउंट में भी आप ऐसा सेटअप कर दो, तीसरे में भी ऐसा सेटअप कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, अज्यूम रोल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बाद में चलेंगे, अभी हम इसको एक सिंपल एक अकाउंट में देखते हैं, इस प्रोजेक्ट को, कि एक अकाउंट में कैसे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको मल्टीपल अकाउंट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक अकाउंट में इसको मेरे को सेटअप करना है, ठीक है, विच इज द डेव अकाउंट। तो पहला ऑप्शन मैंने क्या बताया, या तो आप शेल स्क्रिप्टिंग यूज करो, ठीक है, उसका एक क्रॉन सेट कर दो और वो डिलीट करता रहेगा। जेनकिंस जॉब क्रिएट कर सकते हो, उसको ऑन शेड्यूल कर सकते हो, या फिर उसको रन भी कर सकता है कोई भी डेवलपर। आप डेवलपर को भी बोल सकते हो कि अगर आपका ये पब्लिक ये डोमेन यूज नहीं हो रहा, तो आप इसको रन कर देना, वो रन कर देगा। तो वो रन कर देगा, तो आपका लास्ट IP रिड्यूस हो जाएगा। बट हम डेवलपर पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि वो मिस कर देंगे तो हमको ही उसका हिसाब देना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, उसको ऑन शेड्यूल भी रखेंगे, कि भाई ऑन शेड्यूल भी रखो, कोई भूल गया तो अपने आप रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कर सकता था मैं, और ये भी कर सकता था, बट मैंने एक अलग वे यूज किया,
ठीक है। ताकि इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास मल्टीपल लाइक अब इस प्रोजेक्ट में मैंने वो यूजली यूज किया ताकि आपको और भी रिसोर्सेज के बारे में पता चलेगा। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैंने सोचा यार चलो ठीक है, अब इस जेनकिन जॉब को आप जब क्रिएट करोगे ना, करेक्ट, तो इसमें आप लाइक स्क्रिप्टिंग भी यूज कर सकते हो। लाइक एक उसमें ऑप्शन होता है जेनकिंस, अगर आप जॉब क्रिएट करते हो तो एग्जीक्यूट शेल करके होता है। ठीक है, उसमें आप आपका स्क्रिप्टिंग लिख दो और उसको रन कर दो। बट मैंने प्रेफर किया पाइथन क्योंकि शेल स्क्रिप्टिंग अब इतना ज्यादा हो मतलब करते नहीं लोग यूज, पाइथन पे ज्यादा यूज करते हो, तो मैं पाइथन पे यूज करता हूँ। क्योंकि शेल स्क्रिप्टिंग भी आप यूज कर सकते हो जो कि फास्ट होता है, अगर मानो कि शेल स्क्रिप्टिंग फास्ट होता है एज कम्पेयर टू पाइथन स्क्रिप्ट, सिंपल। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कर्नल पे रन होता है। ठीक है, और इसका आपको क्या करना पड़ेगा, ये रन करता है कोई प्रोग्राम, जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो रन करता है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करो तो ये थोड़ा फास्ट होता है, ये स्लो होता है। बट मेरा जो रिक्वायरमेंट है ऐसा कुछ नहीं है कि फास्ट करना है या स्लो करना है, क्योंकि ये तो मेरा AWS रिसोर्सेज का है। ठीक है, ये तो मेरा AWS रिसोर्सेज का है, ये तो मेरे को रन करना है 24 आवर्स। ठीक है, तो मैंने चूज किया पाइथन। ठीक है, अब पाइथन में मैंने यूज किया, तो पाइथन में मैंने क्या बोला, मैं SDK यूज करूंगा विच इज अ बोटो 3। ठीक है, अब इस पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट, कि ये पाइथन का प्रोग्राम रन होना चाहिए। तो इस पाइथन के प्रोग्राम को आप जेनकिन जॉब से भी रन कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, इस पाइथन प्रोग्राम को आप क्रॉन से भी क्रॉन सेट करके भी रन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट मैंने ये नहीं किया, मैंने सोचा कि हम लोग इस पाइथन प्रोग्राम को कहीं और से रन करेंगे। ठीक है, जो कि सुटेबल होगा इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए जो रिसोर्स होगा। तो मैंने सोचा कि अपन इस प्रोग्राम को रन करेंगे लैम्डा पे। ठीक है, लैम्डा पे इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे इस प्रोग्राम को। ठीक है, अब लैम्डा क्या है पहले वो भी समझना जरूरी है कि लैम्डा क्या है। ठीक है, तो अब लैम्डा क्या है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। इलास्टिक आईपी को आपको समझ में आ गया होगा, इलास्टिक आईपी का यूज क्या है। अब एक लैम्डा का यूज केस दिखता है कि है क्या लैम्डा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई न्यू होगा तो उसको समझ भी नहीं आएगा व्हाट इज लैम्डा। ठीक है, तो चलो क्लियर करते हैं वर्ड, और यहाँ लिखते हैं लैम्डा। ओके, तो मान लो लैम्डा क्या करता है, लैम्डा AWS का एक सर्विस है, बोल सकते हैं लैम्डा एक AWS का सर्विस है, सर्वरलेस। ठीक है, सर्वरलेस। अब इसका नाम अपन बोल रहे हैं लैम्डा और इसको मैं बोल रहा हूँ सर्वरलेस, बट ये सर्वरलेस नहीं है, रियल जानोगे सर्वरलेस नहीं है। बट इसको नाम क्यों दिया सर्वरलेस वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका एक मैं अलग से अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी हम प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो इतना डीप में मैं इसको नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या और भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अब इस लैम्डा को सर्वरलेस क्यों बोला गया है, क्योंकि AWS बोलता है कि अगर आपको कोई भी रन टाइम चाहिए, मान लो आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम लिखा है पाइथन में। चलो ठीक है, पाइथन मेरे को पसंद है इसलिए मैंने पाइथन लिख दिया। किसी और को लाइक जावा पसंद हो, किसी और को लाइक जावा स्क्रिप्ट पसंद हो। ठीक है, किसी और को मान लो फॉर एग्जांपल सी पसंद हो, C++ पसंद हो। ठीक है, और भी लाइक गो पसंद हो, रूबी पसंद हो। ठीक है, ठीक है, तो मल्टीपल ऐप क्रिएट किए लोगों ने, प्रोग्राम क्रिएट किए हैं। ठीक है, मान के चलते हैं क्रिएट किए लोगों ने, और वो उनको क्या करना चाहते हैं, उनको वो रन करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर मान लो मेरा एक पाइथन का प्रोग्राम है, मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा टू टू डिलीट अनयूज्ड इलास्टिक आईपी, ये मेरा सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने लिखा था। ठीक है, लाइक मैंने एक प्रोग्राम लिखा था डिलीट अनयूज्ड इलास्टिक आईपी। अब क्या होगा, इस अगर मान लो इस पाइथन का प्रोग्राम है, मेरे पास सिर्फ पाइथन का प्रोग्राम है, मान लो मेरे पास कोई जेनकिंस नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है 12 घंटे या 24 घंटे। ठीक है, हर 24 घंटे में, हर 12 घंटे में मुझे रन करना है इसको। तो मुझे इस प्रोग्राम को अगर रन करना है, ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर मुझे रन करे तो मुझे क्रॉन सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉन सेट करना पड़ेगा, तो एक बार मान लेते हैं कि चलो क्रॉन भी हटाओ, मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है बस। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपका जो प्री रिक्वेस्ट होगा वो क्या होगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए जो हमारा प्री रिक्विजिट होगा वो होगा कि मुझे क्या चाहिए सबसे पहले। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले एक सर्वर चाहिए। करेक्ट, मुझे एक सबसे पहले क्या चाहिए, एक सर्वर चाहिए। सर्वर में क्या होना चाहिए, रैम होना चाहिए और CPU होना चाहिए, और भी जो भी रिसोर्सेज है वो होने चाहिए। करेक्ट, मैं तो बेसिक लेके चलते हैं, रैम एंड CPU। ठीक है, चलो अब इस सर्वर के ऊपर
करेक्ट। इस सर्वर के ऊपर इस पाइथन के प्रोग्राम को कौन रन कर सकता है? इस पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ रन टाइम चाहिए। तो रन टाइम क्या होगा? पाइथन चाहिए मुझे इसके लिए, ताकि मैं पाइथन का सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए इस मशीन के ऊपर, ताकि मैं पाइथन को रन कर सकूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैंने पाइथन को इंस्टॉल किया। ठीक है, पाइथन इंस्टॉल हो गया, और जो भी उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सब मैं यहाँ पे आके इंस्टॉल करूंगा। लाइक लाइब्रेरीज और कोई चाहिए मुझे, लाइक बोटो थ्री चाहिए तो मुझे बोटो थ्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बोटो थ्री ये AWS का एसडीके है, तो इसको हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर यूजिंग। ठीक है, तो ये सब चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा? मेरे पाइथन प्रोग्राम को रन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रन किया पाइथन थ्री, और जो मेरा फाइल का नाम था फॉर एग्जाम्पल eip.py, मैंने इसको रन किया। अब समझो, एक प्रोग्राम रन करने के लिए मुझे मशीन को खड़ा करना पड़ा, उस मशीन के अंदर मुझे इंस्टॉल करना पड़ा पाइथन। ठीक है, और फिर उसको रन करना पड़ा। तो मान के चलो इस मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? मान के चलते कम से कम एक, अगर मशीन आप T2.micro क्रिएट करते हो फ्री टीयर में तो फ्री होता है, बट मान के चलते हैं कि इस मशीन का कॉस्ट अप्रोक्स आपको पड़ेगा $25 मंथली, बता रहा हूँ एक बार के लिए। ठीक है, $25। ठीक है, अब क्या होगा? इस $25 तो मेरा हो गया कि ये मैंने मशीन क्रिएट किया और मंथली मुझे इसका कॉस्ट देना पड़ रहा है। बट ये जो प्रोग्राम है ना, ये कितना टाइम ले रहा है? ये प्रोग्राम मुश्किल से ले रहा है 5 सेकेंड, हार्डली 5 सेकेंड ले रहा है हार्डली रन होने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो इलास्टिक आईपी को रिलीज करेगा। मतलब इसका जो कोड होगा वो मुश्किल से 7-8 लाइन का होगा, मुश्किल से। ठीक है, तो अब इस 5 सेकेंड के कोड को रन करने के लिए डेली मुझे $25 देना पड़ रहा है मंथली। तो ये तो कॉस्ट के खिलाफ हो गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कॉस्ट तो आपने बढ़ा दिया। आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हो और आप कॉस्ट बढ़ रहा है आपका। तो फिर अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर मान लो कि मैंने जो प्रोग्राम रन किया, 5 सेकेंड का प्रोग्राम, सिर्फ मुझे उसका ही कॉस्ट देना पड़े, तो कितना कॉस्ट बचेगा? ठीक है, तो अगर आपको वो प्रोग्राम रन करना है तो उसका कॉस्ट मान लो कुछ 0 पॉइंट समथिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मान के चलते हैं 0 पॉइंट समथिंग, मान के चलते हैं लाइक 15 मान लेते हैं। ठीक है, इतना मान लेते हैं, 0.15 या फिर 0.0 समथिंग होता है। मतलब उस प्रोग्राम को रन करने का कॉस्ट मान के चलते हैं एक बार, इतना है कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल 0.05। तो समझो अगर वो डेली भी रन हो रहा है, 0.05 डेली भी रन हो रहा है, तो इंटू उसको अगर आप कर लोगे कितना, 30, तो भी जो मेरा कॉस्ट आएगा, करेक्ट, वो इससे तो बहुत कम आएगा। समझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप एक मशीन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, उस मशीन का जो आपका कॉस्ट है मंथली, मंथली कॉस्ट कितना आ रहा है आपका? $25। और आप उसी मशीन को अगर उसी फॉर प्रोग्राम रनिंग का प्रोग्राम आप कर रहे हैं $25, अगर उसी प्रोग्राम को आप रन कर रहे हो और सिर्फ रन करने का कॉस्ट आ रहा है, और जो कि मेरा एक बार रन करने का जो कॉस्ट है मान लेते हैं इतना आ रहा है ना, इसको हटाते इतना आ रहा है, तो अगर इसको मैं इंटू 30 करूंगा तो कुछ अप्रोक्स लाइक 1.5 आएगा। करेक्ट, तो आप $1.5 दे रहे हो मंथली। समझ रहे हो? मतलब आपका कॉस्ट यहां से यहां पे आ गया। तो इस फीचर को बस AWS ने इंप्लीमेंट कर दिया और उसको नाम दे दिया लैम्डा। ठीक है, कैसे? AWS बोला कि मैं क्या करूंगा, आपका इतना कॉस्ट आ रहा है ना, उसको हटा दो। अब AWS बोलता है मेरा टास्क क्या होगा? मेरा टास्क ये होगा कि मशीन मेरी होगी। ठीक है, उस पर रन टाइम मैं इंस्टॉल करूंगा, उस मशीन को मैनेज मैं करूंगा, कुछ भी वल्नरेबिलिटी आती है, कुछ भी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होता है मैं करूंगा। आपको रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए वो आप मुझे बताओ, बस सिंपल। तो अब क्या होगा, मान लो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है और ये प्रोग्राम ले रहा है 5 सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मैं AWS को बोलूंगा मुझे सिर्फ रन टाइम चाहिए, इस पाइथन प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, तो AWS बोलता है ठीक है, आप मेरा एक सर्विस यूज करो विच इज लैम्डा, आप लैम्डा यूज करो। ठीक है, मैंने लैम्डा यूज किया। तो अब लैम्डा को सर्वरलेस इसलिए बोलते हैं गाइस, क्योंकि लैम्डा बोलता है कि ये मशीन प्रोविजन करने का झंझट मेरा है, आपका नहीं है। इंस्टॉल करने का झंझट मेरा है, आपका नहीं है। आप सिर्फ अपना एप्लीकेशन रन करो। तो ये हो गया हमारी लैंग्वेज में, यूजर के हिसाब से ये जो हो गया लैम्डा, ये क्या हो गया? सर्वरलेस, क्योंकि हमने इसके लिए कोई सर्वर प्रोविजन नहीं किया है, दैट्स इट। बट AWS के लिए सर्वरलेस नहीं है, AWS ने बैकएंड में सर्वर बना रखा है, और उस सर्वर पे ये लैम्डा उसने इंस्टॉल करा है, और वो हमको एनवायरनमेंट दे रहा है सिर्फ उसको रन करने का। समझ रहे हो? तो ये क्या था? ये था लैम्डा का यूज केस, दैट्स इट, और कोई लैम्डा का यूज केस नहीं है। ठीक है, और लैम्डा क्या बोलता है कि
मेरे पास मल्टी, अब जैसे मान लो अभी फॉर एग्जांपल आपने पाइथन के लिए इंस्टॉल किया, अब आपको जावा चाहिए, आप उसको भी इंस्टॉल करोगे, नोड जेएस उसको भी इंस्टॉल करोगे, तो आप उसको एक एनवायरनमेंट पे इंस्टॉल कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो लाइक मल्टीपल। बट मैं इतना चाहता नहीं झंझट, मैं चाहता नहीं $25 लूँ और उसमें मैं इंस्टॉल करूँ। मान लो कभी कुछ पैकेज में प्रॉब्लम हो गया, कुछ वल्नरेबिलिटी आ गया, उसको फिक्स मुझे करना पड़ेगा, सब कुछ मुझे हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों $25 दूँ फालतू में, जब मेरा काम $1.5 मंथली हो रहा है एक प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो मैं लैम्डा पे चाहता हूँ ना। ठीक है, तो मैं लैम्डा पे जाता हूँ। तो वो क्या हुआ, लैम्डा पे स्विच हो गया। ठीक है, हमने क्या बोला कि हाँ भाई AWS लैम्डा के अंदर गया, मैं बोलता हूँ हाँ मुझे एक पाइथन का प्रोग्राम रन करना है, मुझे पाइथन का रन टाइम दे दो, वो दे देगा मुझे पाइथन का एक रन टाइम, और बोलेगा आपका जो भी कोड है आप यहाँ पे बस लिख दो और उसको रन कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है। दूसरा क्या है, अब मान लो कि आप जब इस मशीन पे आपका पाइथन का प्रोग्राम रन कर रहे हो, तो इस मशीन को भी आपको परमिशन देनी पड़ेगी। करेक्ट, अगर मान लो ये प्रोग्राम है, ये AWS के और भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं ना, तो आपको इस मशीन को परमिशन देनी पड़ेगी, तभी आपका ये काम चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा, परमिशन देनी पड़ेगी। और मशीन पे परमिशन देने के लिए हमको रोल अटैच करना पड़ता है मशीन के ऊपर, या फिर आप एक्सेस की और सीक्रेट की ले लो। तो सेम चीज है ना, सब कुछ हमको हमको फील ही नहीं होगा ऐसा कि हम लोग कुछ और यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो? आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, आप यहाँ पे भी परमिशन अटैच कर सकते हो अपने प्रोग्राम पे, अपने लैम्डा फंक्शन पे रोल अटैच कर सकते हो, उसके अंदर आप परमिशन अटैच कर सकते हो। और ये रोल कहाँ अटैच होगा, ये रोल हमको लगता है लैम्डा फंक्शन इन्वोक कर रहा है, बट बैकएंड में ये लोग कुछ ऐसा करके रखते हैं कि वो मशीन पे जाके अटैच हो जाता है और मशीन को एक्सेस मिल जाता है, ताकि जब वो लैम्डा फंक्शन रन हो तो उस मशीन को परमिशन हो कि वो दूसरे रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। सिंपल वही फंडा है, बट हमसे वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कर रखा है हमसे AWS ने, उस पर एक लेयर लगा दी लैम्डा करके बस। और लैम्डा के पीछे चल रहा है सर्वरलेस, तो यूजर्स के लिए तो सर्वरलेस हो गया, बट AWS के लिए सर्वरलेस नहीं है, ये सर्वर पे ही चल रहा है। ठीक है, पहला चीज। अब मान लो ये लैम्डा है, इसमें अभी लैम्डा बनाया क्यों AWS ने, अब मान लो ये छोटा पाइथन का कोई प्रोग्राम रन करना है, तो कोई भी प्रोग्राम आप रन करते हो तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगा, 5 मिनट, 5 मिनट ले सकता है ना मैक्सिमम, बता रहा हूँ मैं, कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो 10 मिनट मान लो। ठीक है, तो AWS बोलता है कि लैम्डा के अंदर आप उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो जिसका जो रनिंग टाइम है ना वो 15 मिनट हो सकता है, बस 15 मिनट्स, 15 मिनट से ज्यादा नहीं। और 15 मिनट बहुत होता है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, तो बहुत ज्यादा हो गया, समझ रहे हो? 15 मिनट बहुत होता है, तो इसलिए AWS ने सोच समझ के बनाया कि आप रन टाइम यूज करो, 15 मिनट का जो भी आपका प्रोग्राम हो उसका जो टाइम आउट पीरियड हो वो 15 मिनट से कम होना चाहिए, कि वो रन हो जाएगा उतने में। ठीक है, और आपको जितना रैम चाहिए, जितना CPU चाहिए ना, आप हमसे प्रोविजन कर लो रैम, क्योंकि अब देखो मशीन के ऊपर क्या लगता है, मशीन के ऊपर लगता है रैम, CPU, स्टोरेज। तो आप लैम्डा को बोल सकते हो मुझे इतना रैम चाहिए, इतना मेमोरी चाहिए, तो आपको लैम्डा रैम भी देगा, समझ लो। बट अब हमारे यहाँ पे फायदा क्या, हमारा ये फायदा है कि हमारे इस मशीन का कॉस्ट नहीं लग रहा, सिंपल सा, इस मशीन का मेरा कॉस्ट नहीं लग रहा, मेरा काम हो रहा है $1.5 में, या फिर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, कितना ही मान लो, चलो मान लो $5 लग रहा है मंथली, फिर भी देखो ना मैंने कितना बचा लिया। अगर मेरा $5 लग रहा है मंथली, तो 25 में से अगर 5 है तो $20 तो मैंने सेव कर लिया ना, समझ रहे हो? तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, लैम्डा करेंगे डन टू डू दिस प्रोजेक्ट, और उसमें हम क्या यूज करेंगे, पाइथन। ठीक है, और अगर आपको पाइथन का नॉलेज नहीं है और आपको बोटो थ्री का भी कुछ नॉलेज नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं एकदम स्क्रैच से बताऊंगा, ताकि कोई कोई न्यू बंदा भी हो, कोई न्यू फ्रेशर भी हो, उसको भी पूरा प्रोजेक्ट समझ में आएगा, इसलिए मैंने लैम्डा को पूरा एक्सप्लेन किया है। और इलास्टिक आईपी का भी मैंने आपको यूज के समझाया, ताकि पता रहे कि इलास्टिक आईपी क्या होता है AWS के अंदर। ठीक है, और हम देखेंगे इसका पूरा डेमो भी देखेंगे और इस प्रोजेक्ट को भी देखेंगे। ठीक है, अब अब मान लो हमारा पहला हमने क्या करा, एक लैम्डा क्रिएट कर दिया, और उसके ऊपर हमने क्या करा, पाइथन का कोड उस पर लिख दिया। ठीक है, पाइथन का कोड उस पर लिख के रेडी कर दिया। ठीक है, अब जब पाइथन का कोड उस पर लिखोगे तो उसको मुझे रन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको मुझे रन करना पड़ेगा। अब दूसरा चीज क्या होता है, एक चीज और होता है, अब तो पाइथन मतलब अब तो लैम्डा में और भी फीचर्स ऐड हो गए, तो वो फीचर्स मैं अभी कवर नहीं कर रहा, मैं बाद में एक अलग से सेपरेट सेशन बनाऊंगा, वो उसमें मैं पूरा लैम्डा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या फीचर्स है, और हम लैम्डा को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा, इसके इसके ऊपर मैं क्या कर लिखूंगा, कोड लिखूंगा पाइथन का। ठीक है, पाइथन का कोड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पाइथन का कोड लिखने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मुझे कोड ही करनी है। ठीक है, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग को पहले टेस्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लोग, अब मैं पाइथन कोड पहले कहाँ पे टेस्ट करूंगा, वो भी तो जरूरी है। तो पाइथन का कोड टेस्ट करने के लिए पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं क्या करूंगा, मेरी लोकल मशीन पे
मैं अपना एक पाइथन का कोड लिख दूंगा विजुअल स्टूडियो में, मान के चलो। ठीक है, VS कोड में विजुअल स्टूडियो बोल दो। वहां पे मैं क्या करूंगा, मेरा वो क्या लिखूंगा, कोड लिखूंगा पाइथन का और उसको टेस्ट करूंगा। ठीक है, VS कोड। अब इस कोड को रन करने के लिए ये कोड क्या यूज कर रहा है, ये कोड यूज कर रहा है AWS के रिसोर्सेस, समझ रहे हो? क्योंकि इलास्टिक आईपी अगर मुझे डिलीट करना है तो मुझे कोड को, वो जो कोड है मतलब जो मैं रन कर रहा हूँ जहाँ पे, उस मशीन को परमिशन होना चाहिए ताकि वो AWS पे जाए और वहाँ का इलास्टिक आईपी को रिलीज कर सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी मशीन पे ना क्या डालना पड़ेगा, एक्सेस की और सीक्रेट की। पहला टास्क तो ये है, क्या होगा, एक्सेस की और सीक्रेट की आपको यहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, AWS आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, AWS कॉन्फ़िगर कर दोगे फिर आपका काम आराम से हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे मेरा कोड रन करना है। पहला ये हो गया वे। ठीक है, पहला अप्रोच ही हो गया, क्योंकि मुझे मेरा पहले कोड राइट लिखूंगा, कोड को टेस्ट करूंगा, फिर ही तो उसको मैं लैम्डा पे डालूंगा। तो मैं ये यूज नहीं करूंगा, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला सिंपल वाला। ठीक है, मैं क्या यूज करूंगा, मैं AWS का एक और सर्विस यूज करूंगा ताकि हम लोग इस प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा सर्विस यूज कर सके, है ना। और उस सर्विस का नाम क्या है, उस सर्विस का नाम है लाइक Cloud9। ठीक है, अब देखना ये Cloud9 भी आपको लगेगा कि ये क्या है, सर्वरलेस देखने में लगेगा बट सर्वरलेस नहीं है, मान के चलो। ठीक है, अब ये Cloud9 को मैं क्या बोलूंगा, जैसे अभी मैंने पाइथन के लिए आपको समझाया कि मुझे पाइथन का प्रोग्राम रन करना है, तो मुझे पाइथन का रन टाइम चाहिए। अब मैं इस Cloud9 को बोलूंगा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे ना एक विजुअल स्टूडियो जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं अपना कोड रन कर सकूँ। सिंपल। ठीक है, तो अब ये विजुअल स्टूडियो जैसा कोड जैसा प्लेटफॉर्म का जो एक्सपीरियंस है ना, ये मुझे Cloud9 दे देगा आराम से। बैकएंड में Cloud9 क्या करेगा, वो पीछे बैकएंड में ना एक मशीन ही क्रिएट करेगा बैकएंड में, EC2 मशीन। ठीक है, EC2 मशीन क्रिएट करेगा और हमको सिर्फ एक कंसोल दे देगा कि लो ये आपका आ गया विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म। समझ रहे हो? विजुअल स्टूडियो का प्लेटफॉर्म, आप यहाँ पे कोड लिखो और उस कोड को रन करो, टेस्ट करो। मतलब जो टास्क मैं अपने लोकल पे कर रहा था ना गाइस, उसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बट लोकल पे मुझे क्या करना पड़ता है, एक्सेस की और सीक्रेट की देना पड़ रहा था। मुझे यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करना पड़ता है, IAM यूजर। बट मुझे IAM यूजर क्रिएट नहीं करना, मुझे क्या करना है, रोल यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, Cloud9 को बोलूंगा कि भाई रोल, अब जो रोल मैं यहाँ पे अटैच करेगा इस EC2 मशीन में, उस रोल का मेरे पास एक्सेस रहेगा, क्योंकि वो क्या होगा, वो EC2 में रोल जाकर अटैच होगा। अब मान लो कि अगर मैं पाइथन का कोड रन कर रहा हूँ इस Cloud9 के ऊपर, एक मतलब रन कहाँ कर रहा हूँ, रन तो मैं EC2 के ऊपर ही कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैं कहीं और रन कर रहा हूँ, सर्विस का नाम है Cloud9, रन मैं क्या कर रहा हूँ, EC2 के ऊपर ही कर रहा हूँ। ठीक है, इस EC2 के ऊपर ही पाइथन में इंस्टॉल करूंगा, सब कुछ करूंगा। बट वो एक्सपीरियंस होगा, वो एनवायरमेंट ऐसा लगेगा कि भाई विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूँ मैं, ऐसा लगेगा आपको देखने में। ठीक है, तो उसको मैं रन यही करूंगा। फिर अब क्या होगा, अब मान लो जब मैंने ये इलास्टिक आईपी का कोड लिखा और इसको रन किया, तो मुझे कुछ ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम देगा कि आपको एक्सेस नहीं है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं है, ऐसा देगा। तो अब उस परमिशन को देने के लिए यहाँ पे मैं एक्सेस की और सीक्रेट की भी यूज कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, EC2 के अंदर। बट मैं क्यों यूज करूँ, जब मैं AWS का रिसोर्स यूज कर रहा हूँ और AWS रिकमेंड करता है कि अगर आप AWS का रिसोर्स ही यूज कर रहे हो तो आप रोल यूज करो, वाई आर यूजिंग एक्सेस की और सीक्रेट की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस EC2 के रोल पे जाके बस परमिशन अटैच कर दूंगा, सिंपल। जो भी मेरे को परमिशन देना है, EC2 का एक्सेस, EC2 का फुल एक्सेस दे दूंगा मैं इसको। अब यहाँ से आके मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा आराम से बस, और मेरा प्रोग्राम यहाँ पे जब टेस्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को लैम्डा पे डिप्लॉय कर देंगे, और लैम्डा पे डिप्लॉय कर देंगे और लैम्डा से उसको रन करेंगे। बट एक और चीज, ठीक है, ये प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको हम करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे, अच्छे से समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अब एक और चीज है, चलो मैंने ये लैम्डा का सब कुछ कोड वोड मेरा रेडी हो गया, बट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे शेड्यूलर कहाँ गया। करेक्ट, आपने लैम्डा तो बना दिया, बट यहाँ पे आप इसको रन कैसे करोगे, आप मैनुअली तो रन नहीं कर सकते। राइट, आप मैनुअली तो रन नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको करता हूँ क्लियर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप उसको मैनुअली तो रन नहीं कर सकते, मैं बोलूँगा हाँ मैं उसको मैनुअली रन नहीं कर सकता। करेक्ट, या करेक्ट। तो मैनुअली उसको मैं तो रन कर सकता हूँ, बट जो डेवलपर है या फिर मान लो कुछ पर, मान लो अगर मुझे इसको मैनुअली ही रन करना होता, ठीक है, तो मैं इलास्टिक आईपी में जाके उसको डिलीट नहीं कर देता जाके मैनुअली, मैं वहां चलना था, वहां जाके उसको रिलीज कर देता अगर मुझे मैनुअली करना होता। मुझे मैनुअली नहीं करना है इसको, मैंने इसको बना के छोड़ दिया, अभी चलता रहेगा जिंदगी भर जब तक ये लैम्डा है। मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ऐसा नहीं करना कि ऑटोमेट कर दिया और बार बार जाके उसको मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं, मैं उसको मंथली में एक बार चेक कर लूंगा कि भाई मेरा लैम्डा काम कर रहा है नहीं कर रहा, सिंपल।
तो इसको कॉल करने के लिए, लैम्डा फंक्शन को कॉल करने के लिए मेरे पास दो मेथड है। ठीक है, फर्स्ट हो गया जैसे मैंने बताया मैनुअली, मैनुअली जाके वहां पर उसको कॉल करो। दूसरा मेथड हो गया, इस लैम्डा को मैं इन्वोक कर सकता हूँ कहाँ से, जेनकिंस जॉब से। ठीक है, अब जेनकिंस जॉब से आप इसको इन्वोक करोगे, बैकएंड में क्या आएगा, शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी, और उस शेल स्क्रिप्टिंग में आपको क्या लिखना पड़ेगा, लाइक एक कोड लिखना पड़ेगा शेल स्क्रिप्टिंग का, जिसमें आप लैम्डा को इन्वोक कर रहे हो। बट इतना तामझाम मुझे करना ही नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या वेज हो सकते हैं करने के। ठीक है, शेल स्क्रिप्ट, आप शेल स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। तीसरा आप क्या कर सकते हो, लैम्डा में ना एक फीचर आया था, नया है, ठीक है, वो शायद लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है। वो है लैम्डा का एक होता है फंक्शन यूआरएल। और ये बहुत अच्छा यूज केस है, मतलब ये बहुत अच्छा चीज दिया है एडब्ल्यूएस ने, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब ये लैम्डा का जो फंक्शन यूआरएल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी पढ़ेंगे हम इसको, आगे पढ़ेंगे, एक अलग से टॉपिक बनाएंगे पूरा लैम्डा का उसमें। तो अब क्या होता है, अब लैम्डा फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं ना, तो आप इस यूआरएल को बस हिट कर दो कहीं से भी, ब्राउजर से, कहीं से भी ब्राउजर पे जाके इसको हिट कर दो, इसको बस कॉल कर दो आप। कॉल करने के लिए आप लिनक्स से करो तो आप कल कर दो, वहां पे कल कमांड से कॉल कर लो। ब्राउजर पे करना है तो आप उसको ब्राउजर पे जाके हिट कर दो। जैसे आप इसको कॉल करोगे ना, ब्राउजर पे हिट करोगे इस फंक्शन यूआरएल को, आपका लैम्डा ट्रिगर हो जाएगा और आपका लास्ट पे रिलीज हो जाएगा। समझ रहे हो। चौथा चीज क्या है, जो कि जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हम करेंगे इम्प्लीमेंट, वो है, मैं इस पे क्या लगाऊंगा, एक क्रॉन शेड्यूल लगाऊंगा। क्रॉन शेड्यूल, अब इस पे क्रॉन शेड्यूल कैसे लगा सकते हैं, तो जब हम लैम्डा, जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है ट्रिगर्स का, लैम्डा के अंदर होता है ट्रिगर्स। ठीक है, उस ट्रिगर्स में जाके हम क्रॉन को शेड्यूल करेंगे कि भाई ये जो लैम्डा है, ये 12 घंटे में एक बार रन होना चाहिए, या फिर 24 घंटे में एक बार रन होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप दोगे, जो भी आप रिक्वायरमेंट दोगे, वो आप वहां पे उस ट्रिगर में जाके आप लिख सकते हो कि मुझे इसको कब रन करना है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू था। ठीक है, इसको अभी ये इस वीडियो में अगर मैं बनाने लग गया प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट शायद 2-3 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा ओवरव्यू था। ठीक है, और इसमें हमने क्या क्या, और हम इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज पढ़ेंगे, वो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमने समझा इलास्टिक आईपी। ओके, उसके बाद हमने देखा लैम्डा फंक्शन, कि लैम्डा क्या होता है, उसको हम यूज कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, उस लैम्डा को मैं ट्रिगर कैसे करा सकता हूँ। ठीक है, फिर हम हमेशा क्या करते हैं, लोकल से, लोकल में जाके विजुअल स्टूडियो करते हैं, वहां कोड करते हैं। ठीक है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप कभी और भी चीज एक्सप्लोर करना चाहते हो, लाइक एडब्ल्यूएस पे कैसे हो सकता है, तो हम यूज करेंगे क्लाउड 9। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, मतलब सेम सब कुछ वही रहेगा। और ये फ्री टीयर के लिए फ्री है, याद रखना, जब आपका फ्री टीयर है तो आपके लिए फ्री है, क्योंकि वो क्या करता है, T2.micro यूज करता है बैकएंड में, जो मशीन लॉन्च करता है। हम देखेंगे पूरा, चिंता मत करो, ठीक है, हम पूरा समझेंगे इसको। तो वो फ्री है, फ्री टीयर के लिए। तो क्लाउड 9 हम इसको देखेंगे। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को हम दो दो वे से क्रिएट कर सकते हैं। पहला वे क्या है, पहला वे है कि मैं क्या करूं, मैनुअली इस पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट करूं बाय यूजिंग AWS मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, लाइक AWS मैनेजमेंट कंसोल यूज करूं मैं, अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम मिस्टेक हो तो इग्नोर करना, कंसोल यूज करूं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, मैं इसको ऑटोमेशन करूं बाय यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल विच इज अ टेराफॉर्म। ठीक है, तो दो वेज है। तो जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा किससे पहले, बताऊंगा आपको इससे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड पता तो कि क्या हो रहा है। अगर मैं टेराफॉर्म से डायरेक्ट बता दूंगा, तो जिसको टेराफॉर्म नहीं आता उसको समझ में वैसे ही नहीं आएगा, और जिसको आता है उसको भी आ जाएगा समझ में। बट अगर मैं उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कंसोल पे जाके, तो वो जल्दी ग्रैब करेगा उसको, कि हाँ भाई ये सर ने पहले मैनुअली ऐसा किया था, उस मैनुअल स्टेप को सर ने बस ऑटोमेट कर दिया टेराफॉर्म में, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो हम इस मेथड से इसको देखेंगे। अगर आपको टेराफॉर्म में भी इसको देखना है तो वो भी मैं बना दूंगा, आप अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका भी मैं आपको बता दूंगा कि टेराफॉर्म से हम इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, कि इस पूरे प्रोजेक्ट का क्रिएशन फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ कि क्या कुछ भी डाउट है, आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, और जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा फ्रॉम स्क्रैच, और ये प्रोजेक्ट आप अपने इंटरव्यू में भी दे सकते हो, बता सकते हो कि ये यूज केस है, और ये जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ना, ये पूरा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी अलग टीम होती है पता है कंपनी में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने की, कि भाई कॉस्ट को कम करो, कॉस्ट को कम करो। ठीक है, और इस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए मल्टीपल टूल्स होते हैं, हम कवर करेंगे। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर करना गाइस। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे पूरे प्रोजेक्ट का। ठीक है, चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।